हमारा पत्नी हमको बोलता है कि तुम मारा हमारा लड़की को। हम मारा, अपना लड़की को निश्चय मारा। गणेशी लाल बोलता था, नहीं माना। वो जो हमको समझाया, ये सब आदर्श ना गरीब लोग के वास्ते है। अमीर लोग के पास जो इतना ब्लैक मनी है उसको कौन बोलता है, हैं? और जब ऑफिस का सब आदमी यही करता है तो साला तुम आदर्शवादी, जब संतान नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा तो आदर्श लेके चाटेगा। मगर मैं उसका बात नहीं माना, गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। हमारा बेटी हमको छोड़ के अपना इठो शरीर बेच के भी अगर हम उसको बचा नहीं सकता, कोई हमारा जान ले लेता। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश पांडे और आप सुन रहे हैं कहानी पलायन, जिसके लेखक हैं राजमोहन झा। जिस समय पान वाला चूने के प्याले पर डंडी मारकर टन की आवाज निकालता हुआ कत्था के पात्र में डंडी डुबोकर पान लगाने में अपनी फुर्ती दिखा रहा था, मैं सामने लगे आईने में खुद को देखता हुआ सोच रहा था कि यह मित्रा तो सचमुच मुझे टल्ली दे रहा है। यह सोचते हुए अभी मेरा दिल उसके प्रति कठोर हो ही रहा था कि पीछे से आ रहे रामाधार की छवि आईने में उभरी। वह अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगा रहा था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी दोनों एड़ियों को सटाते हुए सलाम ठोका और कहा, मित्रा आ गया, घर पर हुजूर। अच्छा? मेरे मुंह से आनंद और आश्चर्य के साथ निकला, कब? अभी हुजूर, अभी हम अपना आंख से उसको घर में जाते देखे हैं और तुरंत हम साइकिल उठाए और हुजूर को खबर देने चल दिए। जल्दी किया जाए हुजूर, नहीं तो फिर कहीं। पान वाले ने आवाज दी तो मैं उसकी तरफ मुड़ा, उससे पान लेकर मुंह में रखा। जर्दा के लिए अपनी तलहथी उसकी तरफ करते हुए पीछे मुड़कर मैंने रामाधार से पूछा, उसको कुछ पता तो नहीं चला? नहीं हुजूर, हम दूर ही खड़े थे, उसको कुछ पता नहीं है। जर्दा मुंह में डालने के बाद मैंने पान के पत्ते से छोटे से टुकड़े पर रखे चूने को उंगली से उठाते हुए रामाधार से कहा, तुम साइकिल से आगे बढ़ो, हम आते हैं। और सुनो, तुम उसके घर से थोड़ा दूर ही रहना, अभी उसके यहां जाना मत। ठीक है हुजूर। उसने फिर से एड़ी सटाकर सलाम ठोका और फौरन वहां से रवाना हो गया। मैंने पान वाले को पैसा दिया, पीक फेंकी और जल्दी जल्दी डाक बंगला आ पहुंचा। ब्रीफ केस से फाइल निकाली, उसके पन्ने पलटे, सभी कागजात पर एक सरसरी नजर डाली। सभी कागजात बिल्कुल दुरुस्त पाकर मुझे एक बार फिर से आत्मबल का अनुभव हुआ। बाथरूम जाकर खुद को हल्का किया, पान थूका, एक गिलास पानी पीने के बाद अपने जूते का फीता कसा, फिर आईने के सामने खड़ा हो अपने बालों में कंघी करने लगा। ऐसा करते हुए मैं आईने में अपना चेहरा देख रहा था। अपने चेहरे पर खुफिया इंस्पेक्टर वाला पैनापन और दृढ़ता खोजने की कोशिश कर रहा था। वैसे कई लोगों ने कहा है और खुद मुझे भी लगता है कि मैं देखने में कहीं से भी खुफिया इंस्पेक्टर नहीं लगता। असल में खुफिया इंस्पेक्टर की आंखों में जो एक प्रकार की कुटिल या काइया चमक होनी चाहिए, लोगों का कहना है वो मेरी आंखों में नजर नहीं आती, बल्कि उल्टे एक ऐसी स्निग्धता है जो लोगों को मेरे और नजदीक ले आती है। और यही वह चीज है जो मेरी इंस्पेक्टर वाली इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। वैसे भी मेरी दुबली पतली काया मेरे पद से मेल नहीं खाती। सोने पर सुहागा यह कि असमय ही मेरी नाक पर चश्मा चढ़ गया। ऐसे में अब मैं इंस्पेक्टर से कहीं ज्यादा पढ़ाकू शोध छात्र या नवनियुक्त लेक्चरर नजर आता हूं। मैंने अपने दिल में मित्रा के प्रति क्रोध पैदा करने की और अपने चेहरे पर कठोरता लाने की कोशिश की। ब्रीफ केस उठाया, कोठरी में ताला लगाया और सामने से गुजर रहे खाली रिक्शे को रोक उसमें सवार हो गया। रिक्शा में बैठते हुए मैंने कहा, झाड़ू ले चलो। मेरे मन में यह सवाल उठा कि आखिर यह मित्रा रेलवे क्वार्टर में क्यों नहीं रहता, इतनी दूर झाड़ूडी में क्यों रहता है। फिर ख्याल आया कि सरकारी क्वार्टर को किराए पे उठा खुद अपेक्षाकृत सस्ते मकान में रहना तो अब एक आम रिवाज बन चुका है। ऊपर से मित्रा जैसे आदमी के लिए जिस पर
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यह कोई अजीब बात नहीं है। वह उसका निजी मकान भी तो हो सकता है। ऐसे ही लोग तो अपना निजी मकान बना पाते हैं। मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी इस एहसास को दबा दिया और दिमाग को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की। इसकी वजह भी थी, मैं जिस काम के लिए जा रहा था उसको लेकर जो आम सोच थी, यह उसको खंडित करता था। मैंने मन को मित्रा के केस पर फोकस करने के लिए छोड़ दिया और पीठ को रिक्शे की सीट से टिका दिया। मेरे मन में ख्याल आया कि मित्रा न जाने किस रूप में सामने आएगा। वैसे अब तक का मेरा जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वह सीधे मेरे पैरों में गिर पड़ेगा और कहेगा कि मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, या फिर नानुकुर करना शुरू कर देगा, सभी आरोपों को सिरे से नकार देगा। मुझे लगता है कि यह मित्रा भी कुछ ऐसा ही आदमी है, यह खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है। हालांकि ऐसा करके भी कोई बच नहीं पाता। हां, प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर खिंच जाती है। बहाने आखिर कब तक, कहां तक साथ दे सकते हैं? अंततः लोग पकड़ में आ ही जाते हैं। और मित्रा तो ऐसा फंसा है कि कोई भी बहाना या चालाकी काम नहीं आने वाली। बड़े बड़े खुर्राट देखे हैं जो पहले तो कंधे पर हाथ तक रखने नहीं देते, लेकिन फिर। यही कारण है कि पैर पकड़ने वाले लोगों को डील करना मेरे लिए हमेशा ज्यादा मुश्किल रहा है। अब तक तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हालांकि यही स्थिति बहुतों के लिए बहुत ही अनुकूल और लाभप्रद बन जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है। ये जो पाठक है या वो जो श्रीवास्तव है, वो इस मौके को इस सलीके से भुनाते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही घृणास्पद लगता है। या और क्या कहा जाए इसको, आप चाहे तो कह सकते हैं कि मुझे कभी यह हुनर आया ही नहीं। करना तो दूर, सोचने मात्र से मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। मैंने फिर सोचा कि मुझे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और इसे अपनी सीमा नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखना चाहिए। मैंने खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार किया। यह मामला तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो इंटीरियर कोलियरी में जाकर ऐसे ऐसे केस हैंडल किए हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। वहां तो लोग बचने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जा सकते थे, और जिसको जान पर खतरे वाली बात कहा जाता है, वहां पर वह भी चरितार्थ हो सकती थी। यह तो महज रेलवे के डीएस ऑफिस के स्टोर सेक्शन का एक मामूली सा बड़ा बाबू है। उन केसों के सामने यह किस खेत की। मित्रा का डेरा आ गया था। उसके घर से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा रामाधार तंबाकू लगा रहा था। मुझे देखते ही उसने तंबाकू मुंह में रख लिया और अपनी साइकिल पर सवार हो मेरे पीछे हो लिया। मैंने अपने चेहरे पर साहबों वाली गंभीरता ओढ़ी और रिक्शे से उतर पड़ा। अभी मैं रिक्शे वाले को पैसा दे ही रहा था कि मित्रा अपने घर से निकला और हाथ जोड़ते हुए मेरे पास चला आया। वह हाथ जोड़े और सिर झुकाए मेरे पीछे खड़ा था। उसने खुशामदी मुस्कान के साथ और अधिक झुकते हुए नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ के इशारे से मुझे आगे चलने का अनुरोध किया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वरुणचंद्र मित्रा? कृतज्ञता भार से दबे मित्रा ने अपनी दांत और निपोड़ ली और मुझे रास्ता दिखाता चल पड़ा। मकान पुराने ढंग का और काफी लंबा चौड़ा था। बरामदे पर एक खाली चौकी पड़ी थी। मैंने संकेत से रामाधार को उसी चौकी पर बैठने के लिए कहा और खुद मित्रा के ड्राइंग रूम में आ गया, जिसका मैला कुचैला पर्दा उठाए मित्रा चौखट पर खड़ा था। भीतर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। कोठरी के अधिकांश भाग पर एक पलंग ने कब्जा कर रखा था। पलंग पुराने ढंग का था, जिसके सिरहाने और पायताने ऊंचे बॉक्स बने थे और चारों कोनों पर मच्छरदानी का डंडा लगा हुआ था। पलंग के आगे बेंत वाली 2 गोल कुर्सी रखी थी। कुर्सी का हत्था भी जीर्ण शीर्ण था। इसके अलावा कमरे में और कुछ भी नहीं था। मित्रा ने मुझसे कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया
और धड़फड़ाता हुआ बगल वाली कोठरी का पर्दा हटा अंदर चला गया। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा कोठरी का मुआयना करता रहा। जगह से ज्यादा सामान के बावजूद कोठरी को अव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता था। पूरी कोठरी एक बंगालन गृहिणी की सुघड़ता का परिचय दे रही थी। पलंग पर एकदम साफ तकिया गिलाफ पड़ा था, जिस पर रेशम के धागे से गुड लक कढ़ा था और जिसका लाल पीला रंग धुलते धुलते उड़ चुका था। दीवार से सटी एक बेंच पर करीने से 4-5 ट्रंक रखे थे, जिस पर पुरानी साड़ी से बना खोल चढ़ा था। एक चमड़े वाला सूटकेस था, जिसका एक कब्जा उखड़ा हुआ था। एक कोने में चटके शीशे वाला ड्रेसिंग टेबल था। एक तरफ तिपाई पर सिलाई मशीन रखी थी और उसी से सटे रैक पर कुछ फटी पुरानी किताबें करीने से सजी थीं। ऊपर दीवार पर रवि बाबू की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। कमरे में रवि बाबू की तस्वीर का होना स्वाभाविक ही था। इसके सामने वाली दीवार पर शिवजी की छाती पर चढ़ी मुंडमाल पहने और जीभ निकाले काली की तस्वीर वाला कैलेंडर टंगा था। मित्रा के आने में देर हो रही थी, अतः मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपना ब्रीफकेस खोलने लगा। गोल मटोल सी बच्ची आई, जिसने प्रिंटेड फ्रॉक पहन रखा था। उसने कोने में रखा अपने कद से बड़ा गोल टेबल उठाया और मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वह लजाती हुई वहां से चली गई। मुझे मित्रा पर गुस्सा आने लगा। कहां जाकर बैठ गया वह? रहता कितनी कंजूसी से है। हुलिया भी वैसा ही बना रखा है। पुराने फैशन वाला पैंट, जिसका कत्थई रंग उसके मैलेपन को बहुत हद तक छुपाए रहता है। रूखे और कच्चे पक्के खिचड़ी बाल, कई दिनों की बढ़ी दाढ़ी, देखने पर कोई कह ही नहीं सकता कि वही गोल मटोल बच्ची एक गिलास पानी लेकर आई और टेबल पर रखकर चली गई। मैंने उससे मित्रा के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने यह मौका दिया ही नहीं। टेबल पर रखा पानी का गिलास कह रहा था कि मित्रा ने अपनी घेरेबंदी शुरू कर दी है और अब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। तभी मित्रा दोनों हाथ से थाली पकड़े कंधे से पर्दा सरकाता कोठरी में दाखिल हुआ। मैं उठकर खड़ा हो गया। मित्रा बाबू, यह सब क्या है? हम यहां खाने पीने नहीं आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि। मित्रा टेबल पे थाली रख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर, गरीब आदमी आपको क्या खिलाने सकता है? ये तो हमारा ओह भाग्यो। हम क्या कर सकता है? ये तो कुछ नहीं है, जो रूखा सूखा मिला सो। मैंने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं जिस काम से यहां आया हूं, पहले वो काम हो जाना चाहिए। मैंने उसको यह भी कहा, यह दूसरी तीसरी बार है जब मैं धनबाद आया हूं। अगर इस बार भी उससे भेंट नहीं होती तो मैंने तय कर लिया था कि पटना लौटते ही उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट निकलवाता। 2 बार खाली लौटने की वजह से मैं पहले ही एसपी का कोप भाजन बन चुका था और अब अपनी छवि खराब करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मित्रा ने कहा कि काम तो होना ही चाहिए, होगा भी, लेकिन उसने प्रार्थी स्वर में यह भी कहा कि भोजन को काम से जोड़कर बिल्कुल न देखा जाए। उसका तर्क था कि वैसे भी तो कोई उसके घर आ सकता है, मैं भी आ सकता था अगर उसका मित्र या जानने वाला होता। अपनी अधेड़ अवस्था का लाभ उठाते हुए उसने मुझसे कहा कि मैं खुद को उसका छोटा भाई जैसा मान सकता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, कहीं इसका इरादा मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर करने का तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में पसरी दीनता ने मुझे फौरन ही अपनी नजरें हटाने पर मजबूर कर दिया। पुनः आग्रह करने पर मैंने झिझकते हुए खाना शुरू किया। खाते समय मैं इस तरह जल्दबाजी बरत रहा था जैसे मेरे लिए यह एक अवांछित काम हो जिसको मैं जितनी जल्दी हो सके निपटा देना चाहता हूं। इसी बीच मित्रा ने उसी गोल मटोल बच्ची खूखू को आवाज दी और उसे बाहर बैठे सिपाही को चाय देने के लिए कहा। चाय के बाद मित्रा ने मेरे पान का भी ध्यान रखा था। वह खुद भी पान खाता था, जिसकी गवाही उसके दांत दे रहे थे। खुखू आई, टेबल पर पड़े जूठे बर्तन उठाए, पानी का छिड़काव कर टेबल को हाथ से साफ किया और फिर अंदर चली गई। मैंने अपनी फाइल खोलते हुए मित्रा से पूछा, अब काम शुरू करें ना?
वह सतर्क होकर बैठ गया। मैंने एक बिल पर मित्रा को उसका हस्ताक्षर दिखाते हुए पूछा कि यह उसी का है ना? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन पलटते हुए पूछा कि ये डॉक्टर BK चटर्जी कौन है, कहाँ रहते हैं और इनका क्लिनिक कहाँ पर है? उसने कहा कि वह नहीं जानता। मैंने अचरज भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में एक शुष्क और तटस्थ किस्म का शून्य था। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन फिर एक कैश मेमो की तरफ उसका ध्यान खींचते हुए मैंने पूछा कि यह जनता मेडिकल हॉल कहाँ है और इसका प्रोपराइटर कौन है? उसने फिर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। मैंने मुहर के बारे में पूछा, रसीद पर उसके हस्ताक्षर के बारे में पूछा, लेकिन वह चुप्पी साधे बैठा रहा और सुन्न आंखों से शून्य में देखता रहा। उसके चेहरे पर स्थायी रूप से निवास करने वाली दीनता बिला गई थी और उसकी जगह एक कठोर उदासीनता ने ले लिया था। मैंने थोड़ा खींचते हुए कहा, अरे बोलिए, चुप क्यों हैं? और कागजों के पुलिंदे से एक दूसरा बिल निकालते हुए पूछा, यह भी आप ही का है ना? फिर वही चुप्पी और शून्य में टंगी आंखें। मैंने मित्रा को समझाने की कोशिश की, कहा कि वह सब कुछ मुझे सच सच बता दे, मैं अपने स्तर पर जितना संभव होगा उसको बचाने की कोशिश करूंगा, कि उसके खिलाफ तमाम सबूत जुटाए जा चुके हैं और वह बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ में आ चुका है। अगर उसको लगता है कि सच छुपाकर वह बच जाएगा तो यह उसका भ्रम है। CBI के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उससे बचकर कोई भाग नहीं सकता। और उसने तो ऐसा नौसिखिया जैसा काम कर रखा है कि आखिर इतना फ्रॉड करने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ देर खामोश रहा। मैं चाहता था कि मित्रा सफाई पेश करे, लेकिन वह चुप ही रहा। मैंने फिर पूछा कि यह जो इतना सारा जाली मेडिकल बिल और TA बिल है, क्या वह यह कह सकता है कि जाली नहीं है? कुछ देर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद मैंने फिर टोका, बोलिए मित्रा बाबू, जवाब दीजिए। वह छत की तरफ देखता हुआ बोला, कि बोलेगा, क्या बोलेगा? मैंने कहा यही कि यह सब क्या है। अब वह छत को न देख फर्श की तरफ देख रहा था। बोला, अब हमारा बोलने वास्ते क्या है? सब ठो मालूम है, सब बात ठीक है, तो और हम क्या बोलेगा? मैंने कहा, लेकिन आप किए काहे ये सब? उसकी आंखें सुलग उठी। किए काहे? किए काहे? ये आप पूछने वाला कौन होता है? जब हम अपना पत्नी का गहना बेचा, घड़ी बेचा, यहां तक कि अपना सूट बेचा पुराना बाजार में रात में जाके, तब तो कोई बोलने नहीं आया कि ये सब तुम क्यों बेच रहा है। हम अपना हाथ से अपना जवान लड़की को चिता पर सुलाया, तब कोई बोलने नहीं आया। उसकी आवाज क्रमशः ऊंची होती चली गई थी और अंत में कांपने लगी थी। बगल वाली कोठरी का पर्दा थोड़ा सरका तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। मित्रा का उत्तेजित स्वर गृह स्वामिनी और खुखू को पर्दे तक खींच लाया था। खुखू ने पर्दा थोड़ा ज्यादा ही सरका दिया, जिसको तुरंत ही उसने ठीक भी कर दिया, लेकिन उसी एक क्षण में खुखू के दोनों कंधे पर हाथ रखे एक उजड़े सौंदर्य की मूर्ति जैसी खड़ी गृह स्वामिनी की एक मूल्यवान तस्वीर मेरे दिल में खिंच गई, जिसको मैं आज भी एक अलभ्य लाभ ही मानता हूं। पता नहीं कब से उनकी सूखी आंखों में एक मोती आकार ले रहा था, जो ऐन उसी वक्त खुखू के कंधे पर रखे हाथ पर चू पड़ा और उसका एक अंश पलकों पर ही अटका रह गया था। उस दृश्य ने कुछ देर के लिए मुझे मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। मित्रा को शांत करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा कि उसे इस तरह आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। मैं उसका दुख दर्द समझता हूं, लेकिन दुख किसको नहीं है? सभी का अपना अपना दुख होता है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। लेकिन दुख में भी जो विचलित नहीं होता, विवेक का साथ नहीं छोड़ता, वही तो मनुष्य कहलाता है। सही गलत का बोध तो हमेशा रहना चाहिए ना। मित्रा भड़क उठा, मत बोलिए मत बोलिए, ये सब भाषण का बात बहुत सुन चुका। विवेक का बात और आदर्श का बात, यही विवेक और आदर्श का पीछू लड़की गया। हम उसका ठीक से इलाज नहीं करवा सका।
हमारा पत्नी हमको बोलता है कि तुम मारा हमारा लड़की को। हम मारा, अपना लड़की को निश्चय मारा। गणेशी लाल बोलता था, नहीं माना। वो जो हमको समझाया जे ये सब आदर्श ना गरीब लोग के वास्ते है, अमीर लोग के पास जो इतना ब्लैक मनी है उसको कौन बोलता है, हैं? और जब ऑफिस का सब आदमी यही करता है तो साला तुम आदर्शवादी, जब संतान नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा तो आदर्श लेके चाटेगा। मगर मैं उसका बात नहीं माना, गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। हमारा बेटी हमको छोड़ के अपना इठो शरीर बेच के भी अगर हम उसको बचा नहीं सकता, कोई हमारा जान ले लेता। मैं कुछ देर चुप ही रहा ताकि मित्रा का मन हल्का हो जाए। सांत्वना देने की कोशिश की, कहा कि होने पर किसी का बस नहीं चलता, जो होना रहता है होकर रहता है, लेकिन आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो होना है वही होता है, लेकिन अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, और इसी तरह बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल। मित्रा के होठों पर विद्रूप हंसी आई। उसने टोका, क्या बात करता जा साहब, आप भी बुरा कर्म का फल सो अगर होता तो इसी धनबाद में क्या कहते हैं वो दुमहला कोठी वाला देखते देखते 5 महला बन जाता। और हमारा लोको फोरमैन चैटर्जी रोज नया नया छोकरी लेके गाड़ी पर घूमता, और वरुण चंद्र मित्रा जो जिंदगी में कभी किसी को नहीं सताया, कभी कोई ऐब नहीं किया, अपना आंख मूंद के निष्ठापूर्वक नौकरी किया, सो 2 महीने से सस्पेंड रहता। हम किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, सरकार का पैसा खाया, किसी का गला तो नहीं काटा। और लोग तो दूसरा का गला काट के पैसा खाता है, लाख का लाख खाता है, और वो मौज में घूमता है, उसको कोई नहीं बोलने सकता, कोई नहीं। वरुण चंद्र मित्रा कितना खाया? आपका जितना ये बिल सब है, सबको जोड़ 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 के देखो कितना होगा। 1000 भी नहीं पूरेगा, 1000 भी नहीं पूरेगा, 600 ना 700। ठीक है, गरीब आदमी है, उसका नौकरी आप खा सकता है, इसलिए कि वो चूं भी नहीं कर सकता है। मैंने मित्रा से कहा कि उसकी सारी बातें सही हैं, वह ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, अनुचित और अनैतिक तरीका अपनाने का कोई औचित्य तो नहीं हो सकता है ना। मित्रा बोला, वो आप इसलिए बोलने सकता है कि आप कभी देखा नहीं, आप नहीं देखा कि आदमी किस माफिक टूट जाता है। आप कभी उस आदमी का स्थिति का कल्पना नहीं करने सकता, जिसका बेटी अस्पताल में मृत्यु का मुख में पड़ा हुआ है और बाप के सामने इसके अलावा कोई और उपाय नहीं कि वो सड़क पर अपना शरीर लेकर निकल जाए कि कोई उसको खरीद ले। कहे जे ऑफिस से जितना तरह का एडवांस हो सकता था वो पहले ही ले चुका है, पत्नी का बीमारी में घर का सामान पहले ही खत्म हो चुका है, कर्जा किससे मांगेगा? सो कोई देने वास्ते तैयार नहीं। कहे जे सबसे कुछ ना कुछ ले चुका है। बोलिए बोलिए, वो आदमी क्या करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा? एक बेटी उसका आंख का सामने मर चुका है, दूसरा बेटी को भी मार देगा। हमको आप बोलिए, ऐसा कौन सा करने सकता है? हम अगर नहीं किया तो आप फांसी दे देगा, फांसी दे देगा तो हम फांसी चढ़ जाएगा फांसी पर वो अच्छा होगा। कहे जे अपना परिवार को अपना आंख का सामने मरता हुआ तो नहीं देखेगा। हम आपको ठीक ठीक बोलता है झा साहब, जो जिंदगी में इतना दुख उठा लिया है ना, जो नौकरी जाने का अब मुझको कोई बड़ा दुख नहीं लगता है। मैं बहुत देर तक मौन रहा। कोठरी का वातावरण बहुत भारी लगने लगा था। मैं अब यहां से जल्दी निकलने के बारे में सोच रहा था। नजर एक बार पर्दे की तरफ उठी तो पाया कि गृह स्वामिनी खुखू को लेकर पता नहीं कब वहां से जा चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर्दे पर थोड़ी देर पहले जो उनकी छवि देखी थी फिर से मेरी नजरों के सामने नाच उठी। मैं उस छवि को याद करता हुआ मानो एक विलक्षण उदास आह्लाद में डूब गया। मैंने पाया कि मित्रा मेरे मौन का लाभ उठा, शून्य में ताकता हुआ एक बार फिर से शुरू हो गया था। वह अपने लोको फोरमैन के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने स्टोर का सामान अपने निजी इस्तेमाल के लिए किसी और के नाम पर देने के लिए कहा था, और मना करने पर वह मित्रा से नाराज हो गया था, और जिसका नतीजा यह हुआ कि 100 तिकड़म करके मित्रा से क्वार्टर खाली करवा लिया गया, और इस तरह
वह एक बार फिर से रिफ्यूजी बन गया था और इस 2 कोठरी के मकान में आ गया था। पहली बार रिफ्यूजी बनकर आने की बात वह थोड़ी देर पहले बता चुका था कि किस तरह वह बच बचाकर ढाका से धनबाद आया था। मित्रा के क्वार्टर और मकान को लेकर पूर्व में मैंने जो अनुमान लगाया था उसको याद कर मुझ में लज्जा बोध उत्पन्न हुआ। सच पूछिए तो मैं मित्रा के प्रति बहुत ही आक्रामक धारणा लेकर आया था, लेकिन मेरी उस धारणा को मित्रा ने बेमानी साबित कर दिया था। अब उसके प्रति दया भाव के अलावा मन में कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। दया के साथ एक पीड़ा भी कि सहानुभूति रखने के बावजूद मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। वहां और रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मित्रा था कि बोले जा रहा था और इस तरह बीच में मेरा उठना सही नहीं होता। मित्रा का आक्रोश अब रेलवे अस्पताल के डॉक्टर पर फूट रहा था, जो चाहता तो उसकी पत्नी की बीमारी के इलाज में मदद कर सकता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। कहा था कि जाओ प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाओ, और उसको कर्ज लेकर अपनी पत्नी को कलकत्ता ले जाना पड़ा था। खैर, पत्नी तो बच गई, लेकिन वह लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बड़ी बेटी को नहीं बचा पाया था। गणेशी लाल ने कहा था कि मित्रा अपनी बेटी का इलाज कलकत्ता में करवाता रहे और वह यहां से पैसे का इंतजाम करता रहेगा 40-60 फॉर्मूला पर, मतलब 40% उसका और 60% मित्रा का। लेकिन मित्रा में ऐसा करने का साहस नहीं था। यह साहस तो उसमें तब आया जब उसकी बड़ी बेटी दुनिया से चली गई और दूसरी बेटी ने खाट पकड़ लिया। मानो परिवार में एक के बाद एक बीमार होने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। जब दूसरी बेटी भी बीमार पड़ गई तब उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। कहीं से कोई मदद करने वाला नहीं, रिफ्यूजी आदमी, कोई सगा संबंधी नहीं। मित्र परिचित जो थे पहले ही दूरी बना चुके थे और इसका वाजिब कारण भी था, कोई कहां तक उसकी मदद करता। ऑफिस का भी वही हाल था। वो तो भला हो गणेशी लाल का जिसने मदद का हाथ बढ़ाया। मित्रा तो उसका एहसानमंद है कि उसने 40-60 वाला रास्ता दिखाया। मुझे यह विडंबना दयनीय लेकिन वाजिब लगी। गणेशी लाल के दिखाए जिस रास्ते पर चलकर मित्रा अपनी नौकरी से हाथ धोने जा रहा था, उसी को वह उपकार मानने के लिए बाध्य था। वाकई इसमें किसी को कैसे दोष दिया जा सकता है, न गणेशी लाल को और ना ही मित्रा को। मित्रा चुप हो चुका था। मेरी नजर घड़ी की तरफ उठी। मुझे घड़ी की तरफ देखते मित्रा ने देख लिया था। वह बोला, आपका बहुत समय बर्बाद किया सर। हम असल में बोलने लगता है ना तो बहुत अनाप शनाप बोल जाता है। हमारा पत्नी भी बोलता है हमको। माइंड नहीं करेगा सर। मैंने ब्रीफ केस ले उठते हुए कहा, अच्छा मित्रा बाबू, जरूरत पड़ने से हम आपको फिर तकलीफ देंगे। मित्रा ने हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं, तकलीफ का क्या बात, ये तो हमारा ओह भाग्यो। मित्रा कंधा झुकाए कृतज्ञ भाव से हमारे साथ सड़क तक आया, जहां पर 2-4 रिक्शे लगे थे। शुरू में मैंने इसे मित्रा का विनय प्रदर्शन समझा था, लेकिन अब मैंने ध्यान दिया कि कंधा झुकाकर चलना उसकी आदत थी और दीनता और कृतज्ञता उसके चेहरे का अस्थायी भाव था। मित्रा को हाथ जोड़े सड़क पर खड़ा छोड़ मेरा रिक्शा आगे बढ़ गया। लेकिन मित्रा की स्थिति और गृहस्वामिनी की छवि दिल दिमाग में कहीं गहरे बैठ गई थी, जो मुझे बेचैन किए जा रही थी। जब मैंने उससे कहा था कि दोबारा मुलाकात हो सकती है, मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि पटना लौटने के बाद एसपी से कहकर मैं यह केस किसी और अधिकारी को ट्रांसफर करवा दूंगा। हालांकि यह इस समस्या का हल नहीं था, न तो मित्रा और ना ही मेरे लिए इसकी कोई सार्थकता ही थी। यह कुछ वैसा ही था जैसे आप अस्पताल ना जा किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को कष्ट में देखने की यातना से बच जाते हैं। लेकिन इसके सिवा मैं और कर ही क्या सकता था।
मैंने फिर से यह निश्चय किया कि मैं यह केस छोड़ दूंगा, लेकिन यह तय करने के बाद भी मैं सब कुछ छोड़ नहीं पाया, मुक्त नहीं हो सका। गाहे बगाहे मित्रा का कोई न कोई वाक्य कानों में गूंज उठता, या गृह स्वामिनी की आंखें ही नजरों के सामने झलक उठती। मेरा मित्रा के यहां जाना या इस तरह की कोई कार्रवाई, दोनों मुझे उस पर अत्याचार ही लगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मित्रा या उस जैसे लोगों को दंडित करके आखिर क्या हासिल होगा। मेरी अपनी सीमाएं थीं। मित्रा की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता था, और यही चीज मुझ में खीज पैदा कर रही थी। मुझे लगा कि यह गलत हो रहा है, और यह और भी गलत है कि मैं खुद को इस सबसे अलग भी नहीं कर सकता। कैसे अलग कर सकता हूं? अगर मुझे यह नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ने की बात क्या सोची भी जा सकती है? मैं बिल्कुल बेचैन हो उठा। मैंने जोर से रिक्शे वाले से कहा, रोको। रिक्शा जहां रुका, इत्तेफाक से यह वही पान की दुकान थी। मैं कुछ देर वैसे ही बैठा सोचता रहा कि मैंने आखिर क्यों यहां पर रिक्शा रुकवाया। रिक्शे से उतर दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। पान वाले ने चूने के कटोरे पर डंडी मारी और वह पान लगाने लगा। सामने टंगे आईने में मैंने अपनी छवि देखी। मुझे अपनी आकृति बदली बदली सी नजर आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ खो गया है। तभी महसूस हुआ कि मेरे अंदर का इंस्पेक्टर आईने में नहीं है। मैं उसको रास्ते में ही कहीं भूल आया था। मैंने पीछे मुड़कर दूर तक अपनी नजर दौड़ाने की कोशिश की। रामाधार भी नहीं था, वह भी पता नहीं कहीं बीच में ही छूट गया था। तो यह थी राजमोहन झा की कहानी पलायन। राजमोहन झा मैथिली साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस कहानी का मैथिली से हिंदी में अनुवाद अकबर रिजवी ने किया है। कहानी आपको कैसी लगी